हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आना अग्रवाल फिर से आपके साथ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के सेकंड पार्ट में, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन के बारे में और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। तो डार्क नाम से आपको क्लियर होगा, इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ नॉट हैविंग द प्रेजेंस ऑफ लाइट, समथिंग which is not happen in the presence of light. That's called light reaction, dark reaction. Sorry, मतलब कुछ ऐसा जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या किसी ऊर्जा में नहीं होता, उसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं आपकी। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ इसको टेस्टी बनाने के लिए। तो डार्क रिएक्शन से आपको क्लियर होता है समथिंग विच कुड नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जानते इसके बारे में थोड़ा और। ये क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रकाशीय अभिक्रिया। द सेकेंड पॉइंट इज, ये क्रिया हरित लवक के पीठिका या स्ट्रोमा में होती है। किसमें होती है? पीठिका या स्ट्रोमा में। और जबकि हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेनम या ग्रेना में होती है, जो कि थाइलाकॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। याद आ रहा है कुछ? तो ये आपका ये था कि देखो डिफरेंस क्लियर है, पीठिका या स्ट्रोमा। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, नाम आपको वो दोनों दे देगा या दे देगा इनमें से कोई नहीं या ये दोनों। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे वो लाइट रिएक्शन के बारे में पूछता है तो आपको टिक करना है ग्रेनम, ग्रेना या थाइलाकॉइड, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। और अगर डार्क रिएक्शन के बारे में पूछता है तो आपको टिक करना है पीठिका या स्ट्रोमा। क्लियर? थर्ड पॉइंट है, इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? केल्विन चक्र, यानी कि C3। केल्विन साइकिल। अब क्यों कहा जाता है इतना तो हमें नहीं पता। तो नहीं पता तो क्या करते हैं? पढ़ते हैं। जानने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसकी एकदम जड़ तक पहुंचने की कोशिश करो कि इसको ये ऐसा कहते हैं तो क्यों कहते हैं। तो हमने पहला पॉइंट क्या करा था? पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि दिस रिएक्शन डज नॉट नीड लाइट, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डार्क रिएक्शन। इस क्रिया को लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा था आपको ये पीठिका या स्ट्रोमा में होती है। तीसरा आपका था इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है। क्लियर? अब केल्विन चक्र क्यों कहा जाता है? इसे केल्विन या C3 चक्र, C3 चक्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो पहला कंपाउंड होता है, क्योंकि इसका प्रथम स्थायी यौगिक या पहला कंपाउंड PGA क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 कार्बन वाला 3 कार्बन वाला यौगिक है। क्या समझे? फिर से बताती हूँ। देखो, पहला था आपका
कि दिस कुड नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ये लाइट की स्थिति में नहीं होती है, इसलिए इसको अप्रकाश की अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा था ये हरित लवक की पीठिका या स्ट्रोमा में होती है। तीसरा था इसे C3 साइकिल या केल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो पहला यौगिक होता है वो PGA 3 कार्बन वाला यौगिक होता है, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब मैं आपको इसमें थोड़ा से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ। ये रिएक्शन मैं नोट बना के लिखाती हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रक्रिया रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी हो सकती है। कुछ आया दिमाग में कि दिन में कैसी हो रही है, रात में नहीं हो रही? तो उसका भी बताती हूँ। जब लाइट ना हो, कभी कभी आपने देखा है दोपहर के समय लाइट नहीं होती, स्पेशली बारिशों में ये चीज़ होती है, तब ये हो सकती है। एडिनो ट्राई फॉस्फेट NADPH, इन दोनों के बारे में और डिटेल से हम जानेंगे। ये रिएक्शन CO2 को शुगर में बदल देती है, जो क्या करते हैं, पौधों को ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। क्या बनते हैं? ऊर्जा का स्रोत, बिकम द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर और नॉट? ये प्रक्रिया रात में नहीं बल्कि दिन में भी हो सकती है, लेकिन ATP और NADPH का होना जरूरी है। और ये क्रिया CO2 को शुगर में बदलती है, जो पौधों को ऊर्जा का स्रोत बनती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? हमने इसके बारे में पढ़ ही लिया था। आप लोगों को पता होगा कि ये अपने आप में स्वतंत्र अभिक्रिया होती है। स्वतंत्र अभिक्रिया यानी कि ये प्रकाश की आवश्यकता के बिना भी चल सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज, तभी तो इसको डार्क कहा जाता है। ये अपने कुछ पॉइंट थे और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। हमें पता है कि स्ट्रोमा पीठिका में होती है, इसके लिए वही कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्टेड कर देती है। ATP और NADPH का होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको फिर से इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि दिस प्रोसेस डज नॉट अकर और टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, इट टुक प्लेस इन द स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा होता है उसमें प्लेस करती है। ये इसका फॉर्मूला है, देखो, 6 CO2 + 12 NADPH और 18 ATP, यानी कि ये ग्लूकोज आपका 12 NADP, 18 ATP और 18 ATP और 18। क्लियर? ये आप इसका रिडक्शन हो रहा है। और ये आपकी केल्विन, इसे केल्विन चक्र कहा जाता है क्योंकि इसका प्राथमिक यौगिक PGA यानी 3 कार्बन वाला यौगिक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है ये रात में भी हो, दिन में भी हो सकती है, बट उस समय सूरज की लाइट नहीं होनी चाहिए और ATP और NADPH उपलब्ध होना चाहिए। और इस CO2 को क्या में बदल देती है? शुगर में कन्वर्ट कर देती है, जो पौधों की ऊर्जा का स्रोत बनती है। तो यहाँ पे आपकी जो डार्क रिएक्शन है वो ख़त्म होती है और ऑलमोस्ट आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसको मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ।
हमने बायो से स्टार्ट किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, जो कि आपको इंट्रो पार्ट था, इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने साइंस के बारे में पढ़ा था। साइंस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है साइंसिस्टिया, यानी कि नॉलेज। साइंस की कितनी ब्रांच होती है? 2। नेचुरल साइंस, या जिसको हम बायोलॉजी भी कहते हैं। दूसरा था फिजिकल साइंस, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। तो हम पढ़ने वाले थे नेचुरल साइंस के बारे में, यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से बना है जिसका मतलब है बायोस। बायोस मतलब लाइफ, लॉजिस मतलब स्टडी। और जो बायो की स्टडी होती है वो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को कहते हैं। बायोलॉजी को भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बॉटनी और जूलॉजी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो बायो वर्ड है वो लेमार्क और ट्रिबिनेस ने दिया है, ठीक है। फिर हमने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि पौधे स्वेपोषी होते हैं, किसी पर भोजन के लिए निर्भर नहीं होते, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से जीव है जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स होता है, एल्गी होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आधे जो लक्षण होते हैं वो एल्गी जैसे होते हैं, आधे लक्षण बैक्टीरिया जैसे होते हैं। इसको बैक्टीरिया में हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको सूक्ष्म जीव के लक्षण बताए थे कि मतलब जो जीवित इंसान होता है उसके लक्षण क्या है। रेस्पिरेशन, ग्रोथ, लोकोमोशन, एक्सक्रिएशन और रिप्रोडक्शन, ये उनके मेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन, वो फॉर्मूला ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से, इसमें आपका ये यहाँ से थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, सन एनर्जी और क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस O2, तो ये रिड्यूस हो जाती है और वातावरण में जाकर फैल जाती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपनी क्रिया करके भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं, जिसके बाद ग्लूकोज बन जाता है और जो बची हुई ऑक्सीजन होती है वो वायुमंडल में विसरित हो जाती है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सनलाइट और क्लोरोफिल। नेक्स्ट है आपका रॉ मटेरियल क्या है, तो रॉ मटेरियल आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लीव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो पौधे का वो संग्रहित भोजन होता है वो स्टार्च होता है, एनिमल का ग्लाइकोजन या फैट, और फंजाई का ग्लाइकोजन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब स्टार्च और आयोडीन को मिक्स करते हैं जो ब्लैक ग्लूकोज बना के देता है। कार्बोहाइड्रेट किस किस में प्रेजेंट रहता है, पोटैटो, राइस और बीट में। अगर इनको हम ज़्यादा खाते हैं तो फैटी या मोटे हो जाते हैं। फिर हमने बताया था आपको अगर किसी इंसान को एक अच्छा आहार या भोजन खाना है तो उसके लिए नेसेसरी होता है वेजिटेबल, फ्रूट, जूस और पल्स, ठीक है। फिर हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, तो पत्ती में होती है। अब पादप कोशिका के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरित लवक में होती है। हरित लवक कोशिका को रसोई घर भी कहा जाता है, यानी कि इंसान का जो घर होता है वो किचन होती है, घर की किचन में खाना बनता है। तो ऐसे ही खाना कहाँ बनता है, पौधे के अंदर, पत्ती में, क्लियर, पत्ती के हरित लवक में। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हरित लवक होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल, बीच में प्रेजेंट रहती है। कलर कैसी होती है, ग्रीन, बिकॉज पिगमेंटेशन के कारण। अगर किसी चीज़ में पिगमेंटेशन नहीं होगा तो उसका रंग भी नहीं होगा। फिर हमने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है ऑब्जर्व करने के बाद। सनलाइट या सन एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी में। फिर हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल में धातु होता है कौन सा, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम नहीं होता तो उसकी कमी से पत्ती पीली पड़ जाती है। फिर हमने ये पेड़ का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हमने देखा था कि ये पौधा है, ऊपर का पार्ट है, ये तना है, ये मिट्टी है, ये इसकी जड़ें हैं। तो उसमें कैसे ये O2 मुक्त करता है और H2 माध्यम से पहुंचता है। फिर हमने देखा था कि अवशोषित जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हैवी रेन के वजह से जो सर्वाधिक दर है, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, ठीक है, नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट। अगर किसी पौधे को हम नेचुरल लाइट देंगे उससे भी उसका भोजन बनेगा, आर्टिफिशियल लाइट उससे भी उसका भोजन बनेगा। तो जब अब देखा था कि सर्वाधिक जो दर होती है वो किस में होती है, वाइट लाइट में। फिर उसके बाद सबसे कम रेड लाइट में, उससे भी कम रेड ब्लू में, फिर सबसे कम रेड लाइट में।
और सबसे ही कम ग्रीन लाइट में। फिर हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा एल्गी में होता है। फिर हमने देखा कि जो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है वो केवल एल्गी से मिलती है, जो कि समुद्र के अंदर होते हैं 50% एल्गी। क्लियर। उसके बाद हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, 2 प्रकार के होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो ये सब बस यहाँ पे आपका स्लाइड ख़त्म हो जाता है। तो आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगी हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में, जो परपोसी पौधे होते हैं।